वो एक संकल्प यहाँ से आज लें कि अगली बार प्रतिभा सम्मान समारोह में मेरा भी नाम होगा। तो इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा इंद्र जी कसवा से और राम कुमार जी कसवा से वो मंच पर आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सबसे पहले कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत से पहले हम सरस्वती मां के चरणों में दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो मैं मंच पर उपस्थित समस्त अतिथि गणों से निवेदन करूंगा कि वो मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम को शुरू करें। मां सरस्वती का आशीर्वाद लेकर आज के कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। मां सरस्वती का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और आगे भी हम इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करते रहें। समस्त मेहमानों का, अतिथियों का धन्यवाद। अब कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं निवेदन करूंगा इंद्र कुमार जी कसवा और राम कुमार जी कसवा से कि वो मंच पर आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित का साफा और साल उठाकर सम्मान करें। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा प्रदीप जी सुथार से कि वो गणपत जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। प्रदीप जी सुथार। लेता जी हाथ लगाओ, साथ हाथ लगाओ। ऊपर है वो। सर सामने देखो। याद रहियो, ताऊ जी थोड़ा आगे हो जाओ। भाई सामने देखो, सर सामने देखो। एक सेकंड। डॉक्टर गणपत जी राजपुरोहित असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के हैं। ये प्रेरणा, परिश्रम और प्रकाश का दूसरा नाम है। आदरणीय गणपत जी राजपुरोहित जो एक सीमांत जिले से निकलकर पूरे राजस्थान में अपनी मेहनत, ईमानदारी और प्रेरणा से प्रकाश फैला रहे हैं। तो इनका माला पहनाकर और साफा पहनाकर स्वागत किया गया।
स्वागत की इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा रामजी लाल जी कसवा और सिंगाराम जी कसवा से कि वो मंच पर आए और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र जी राजपुरोहित वाइस प्रिंसिपल का साफा और शॉल ओढ़ाकर सम्मान करें। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा जयपाल जी से कि वो वीडियो को आगे चेक बढ़ाई दो। मंच पर आकर सुरेंद्र जी का माला पहनाकर स्वागत करें। जयपाल जी। नाल तो दिया सदा ही मन तो जेठ ही है नाल भगत बुलायो कदी कौन बुलायो होता है। हाँ ताऊ के जेठ जो ताऊ जी याद रखियो माला हाथ रहो मैं निवेदन करूंगा जयपाल जी से कि वो हमारे मुख्य अतिथियों के साथ ही हमारे अतिथि हैं करण सिंह जी भाटी, उनका भी साफा पहनाकर स्वागत करें। मैं विजयपाल से निवेदन करूंगा कि वो करण सिंह जी भाटी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। हाथ रहेगी भाई माला स्वागत के इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अतिथियों के सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा अनिल कुमार जी से कि वो मंच पर आए और हमारे अतिथि प्रदीप जी सुथार का माला पहनाकर स्वागत करें। अनिल जी। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा सुनील जानी से कि वो भी मंच पर आए और हमारे आज के अतिथि मांगीलाल सियाग का माला पहनाकर स्वागत करें। सुनील जी मांगीलाल सियाग का माला पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियों से एक बार समस्त अतिथियों का अभिनंदन करें। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हुए आज का जो ये प्रतिभा सम्मान समारोह सवाध्याय पुस्तकालय मलसीसर के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, आज के इस कार्यक्रम में हम उन प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगे जो इस पुस्तकालय में पढ़कर जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सवाध्याय पुस्तकालय जिसकी स्थापना 2021 में हुई थी और हनुमानगढ़ जिले का ही नहीं राजस्थान के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में पहला पुस्तकालय है। ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो पुस्तकालय है वो पहला पुस्तकालय है जो बच्चों की सुविधा के लिए खुला। उससे पहले शहरों में पुस्तकालय थे, बच्चे शहरों में जाकर लाइब्रेरी में अध्ययन करते थे, परंतु ग्रामीण क्षेत्र का जो ये पुस्तकालय है ये पहला है। तो मैं विजयपाल और उसके समस्त परिवार को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि गांव के अंदर ऐसी सुविधा सबसे पहले आपने उपलब्ध करवाई। और यह पुस्तकालय जैसे गांव के अंदर आज भी काफी पुस्तकालय खुले हुए हैं गांव के अंदर, तो वो केवल जैसे मान लो किसी के पास कोई कमरा उपलब्ध है उसमें खोल लिया, कोई हॉल उपलब्ध है उसमें खोल लिया, परंतु स्पेशल पुस्तकालय के लिए जो मकान बनाकर, कमरा बनाकर, हॉल बनाकर जो पुस्तकालय है वो आसपास के गांव में मैंने यही पुस्तकालय देखा है, जिसके अंदर पूरा पुस्तकालय के हिसाब से ये बनाया हुआ है। तो इनका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन। इस पुस्तकालय में 90 सीटें हैं और वर्तमान में 85 विद्यार्थी है वो अध्ययनरत हैं और आज तक 2021 से लेकर 500 से ज्यादा विद्यार्थी है वो यहाँ से अपना अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें से बहुत सारे बच्चे हैं वो सरकारी सेवा में
अपना योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको पूरा किया है और वो सर्विस की लाइन में है। विभिन्न प्रकार की पात्रता परीक्षाओं को पूरा करने वाले भी विद्यार्थी यहाँ से निकले हैं। तो आज उनके सम्मान के लिए आज के कार्यक्रम को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ से जो बच्चे सरकारी सेवा में गए हैं उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ मंच पर बुला रहा हूँ। मनीषा शर्मा मलसीसर से जो वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर सेवारत हैं, मनीषा शर्मा, तो वो मंच पर आए और अपना प्रतिभा सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम है उसमें अपना जो प्रतीक चिन्ह है वो प्राप्त करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मैं आज के मुख्य अतिथि गणपत जी राज पुरोहित और सुरेंद्र जी राज पुरोहित से निवेदन करूंगा कि इन बच्चों को सम्मान प्रतीक देकर इसके बाद पिंकी बुकर कोची से जो अध्यापक लेवल 1 के अंदर पद स्थापित हैं, पिंकी बुकर कुंजी से वो भी मंच पर आए और अपना प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें। मैं मेहमानों से निवेदन करूंगा कि एक बार आप उन बच्चों को प्रतीक चिन्ह देते रहें। पिंकी बुकर, प्रगति शर्मा मलसीसर से, प्रगति शर्मा मलसीसर से। यदि बच्चे खुद उपस्थित नहीं हैं तो उनके अभिभावकों से निवेदन है कि वो मंच पर आकर उनका सम्मान प्रतीक है वो प्राप्त करें। राम प्यारी सहारण मलसीसर से जो अभी तृतीय श्रेणी लेवल 1 में कार्यरत हैं, राम प्यारी सहारण। सामने देखो सर सामने थोड़ा भाई जी आगे। मोनिका जानी मलसीसर से, ये भी तृतीय श्रेणी पद पर पदस्थापित है। मोनिका जानी वो भी मंच पर आए और अपना सम्मान प्रतीक ग्रहण करें। विक्रम कासनिया एहलिया से जो दिल्ली पुलिस के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विक्रम कासनिया। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा विजय नूनिया से। विजय नूनिया जो एयरफोर्स में पदस्थापित हैं, यदि वो खुद उपस्थित नहीं हैं तो उनके अभिभावक यदि यहाँ उपस्थित है तो उनका प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें। विजय नूनिया। इसके बाद विक्रम शर्मा। विक्रम शर्मा ग्राम विकास अधिकारी हैं वीडियो, वो भी मंच पर आए और अपना प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें। इसके बाद सुरेश कुमार जानी। सुरेश कुमार जानी सेकंड ग्रेड टीचर हैं मलसीसर से, उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर आए और अपना प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें। राजेश भुक्कर पूजी से। प्रवीण कुमार धनेवा मलसीसर से, वो मंच पर आए और अपना प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें। विकास जानी जो अध्यापक L1 के अंदर कार्यरत हैं मलसीसर से, उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर आए और अपना प्रतीक चिन्ह ग्रहण करें। विकास जानी। भागचंद जी जानी मलसीसर से, वो भी अध्यापक L1 पद पर कार्यरत हैं। भागचंद जी जानी वो भी मंच पर आए और अपना प्रतीक चिन्ह ग्रहण करें। विक्रम सिंह लाकोटिया बोजला से, वो भी मंच पर आए। इंद्र प्रकाश पूनिया मलसीसर से। विक्रम भुक्कर कुंजी से, उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर आए और अपना प्रतीक चिन्ह ग्रहण करें। सुशील कुमार कुंजी से, वो भी मंच पर आए और अपना प्रतीक चिन्ह ग्रहण करें। यदि विद्यार्थी खुद उपस्थित नहीं है तो मैं अभिभावक या उनका कोई साथी अड़ोसी या पड़ोसी कोई है तो वो भी प्रतीक चिन्ह ग्रहण कर लें जिसे उनको पहुंचाया जा सके। गुलाब सिंह भाटी मेलिया से, वो भी मंच पर आए और अपना प्रतीक चिन्ह ग्रहण करें। प्रदीप कसवा मलसीसर से। कुलदीप कसवा मलसीसर से।
कुर्बान अली मलसीसर से, निखिल जानी मलसीसर से, राकेश बुकर कुजी से, सामने देखो सर। सुरेंद्र राहट कुजी से, सामने देखो सर। ठीक है सर, बाद में चेंज। राकेश सामने लो आप। सामने देखो। सुरेंद्र राहट कुजी से, विक्रम बोझ लगे पहले जो है वो आराम से। ठीक है, शादी कर दो, उसके बाद सामने देखो सर। ठीक है सर। एक मिनट और दे दो। जिन प्रतिभाओं ने सरकारी सेवा में अपना योगदान दिया है, जो अभी वर्तमान में सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, जिन्होंने इस पुस्तकालय से अपना अध्ययन किया है, उनको सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया जा रहा है। मंच पर उपस्थित होकर सम्मान प्राप्त करना जीवन का बहुत ही अनमोल क्षण होता है। सभी जो विद्यार्थी हैं, उनके मन में भाव होते हैं कि मैं भी मंच पर सम्मान प्राप्त करूं। तो ये सारे परिणाम हैं वो मेहनत के होते हैं। मेहनत के द्वारा हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मेहनत के साथ साथ हमें कुछ अन्य साधनों की भी जरूरत होती है, और वो सारे साधन उपलब्ध करवाए हैं स्वाध्याय पुस्तकालय में। बहुत सारे पुस्तकालय हैं, वहां पर बैठने के लिए जगह है परंतु पढ़ने के लिए किताबें नहीं है। ये एक ऐसा पुस्तकालय है, यहाँ पर आपको बैठने की इतनी आरामदायक सुविधा के साथ साथ पढ़ने के लिए सारी किताबें यहाँ पर भी आपको उपलब्ध होती हैं। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी किताबें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो आज आपके लिए इतनी सुविधाएं इस पुस्तकालय में हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र जी राजपुरोहित से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे बीच उपस्थित समस्त विद्यार्थियों, अभिभावकों और ग्रामीण सज्जनों को प्रेरणा दें, जिससे आने वाले जो बच्चे हैं वो सीखें और वो भी एक नई प्रतिभा के रूप में हमारे सामने उपस्थित हों। सुरेंद्र जी। बहुत बहुत आभार सर। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए कि माँ तेरी रहमत की सीमा दूर है मेरे बयानों से। माँ तेरी रहमत की सीमा दूर है मेरे बयानों से। अदा ना हो सकेगी ये जमाने की जुबाओं से। मेरी मांगों से बढ़कर दे दिया तूने मुझको। मेरी मांगों से बढ़कर दे दिया तूने मुझको। लेकिन उम्मीद और भी रखता हूँ माँ तेरे खजाने से। लेकिन उम्मीद और भी रखता हूँ माँ तेरे खजाने से। माँ शारदे का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। स्वाध्याय पुस्तकालय के सभी विद्यार्थियों पर बना रहे, इस पूरे गांव पर बना रहे, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी सफल हो सके।
मैं अपने सभी गुरुजनों के चरणों में वंदन करना चाहूंगा, जिनकी मार्गदर्शन से यहां तक पहुंचने का अवसर मिला कि गुरुवाणी का अमृत पीकर अजर अमर मानव का नाम। आज 600-700 किलोमीटर दूर से डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपूत आपके बीच में पधारे हैं, तो केवल शिक्षा की ताकत के बल पर ही यहां पर पहुंचे हैं। इन विद्यार्थियों का अपने शिक्षक के प्रति समर्पण ही था, बहुत कुछ सीखा है इनसे, इसलिए वो चाहते थे कि एक बार प्रत्यक्ष सर यदि हमारे गांव में आ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बार बार विजयपाल जी ने निवेदन किया, तब ये संभव हो सका और गणपत सिंह जी भी यहाँ पर आए, ये उन्होंने इस कार्यक्रम को सहमति दी। ये भी बहुत अच्छी बात है कि गुरुवाणी का अमृत पीकर अजर अमर मानव का नाम, गुरुवाणी का अमृत पीकर अजर अमर मानव का नाम, गुरु चरणन में नतमस्तक में स्वीकारो श्रद्धा प्रणाम, गुरु चरणन में नतमस्तक में स्वीकारो श्रद्धा प्रणाम। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रतिभाओं का जो सम्मान देखने को मिला कि ग्रामीण क्षेत्र की पुस्तकालय के माध्यम से 37 की लिस्ट मेरे सामने है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिन्होंने सफलता प्राप्त की है या फिर नेट जेआरएफ किया है या अन्य प्रकार की परीक्षाओं में वो कहीं कहीं उनका चयन हुआ है, उन सभी प्रतिभाओं का इस मंच के माध्यम से सम्मान हुआ और हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि इतने दूर एक ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मानित करने का अवसर मिला। स्वाध्याय पुस्तकालय के बारे में अभी बातचीत चल रही थी, आप बता रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र का पहला ऐसा पुस्तकालय जहां व्यवस्थित रूप से विद्यार्थियों के बैठने की, चूंकि हम यहाँ पर आए तब सबसे पहले हमने लाइब्रेरी का विजिट किया, हमने देखा कि बहुत ही व्यवस्थित बैठक व्यवस्था, केवल और केवल पढ़ने वाले विद्यार्थी वहां बैठकर अध्ययन करते हैं, एक दूसरे से प्रेरित होते हैं कि ये अध्ययन कर रहा है तो मैं भी अध्ययन करूं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं, घर में मेहमानों का आना जाना रहता है, कामकाज चलता रहता है, तो विद्यार्थी जो है नियमित रूप से अध्ययन कर नहीं पाता, किसी न किसी माध्यम से वो डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो उस समस्या का निदान आजकल जो पिछले 5-10 सालों में जो ये पुस्तकालय या लाइब्रेरी का जो एक चलन आया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और प्रत्येक गांव में अब पुस्तकालय स्थापित हो रहे हैं, पूरे गांव की प्रतिभाएं एक जगह आकर अध्ययन करती है, उनको अच्छा वातावरण मिलता है, लाइट जाए तो भी इन्वर्टर की व्यवस्था होती है। और सबसे बड़ी बात है कि विजयपाल जी ने यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों का भी संग्रहण करके रखा है, ताकि वो विद्यार्थी उनका ठीक से अध्ययन कर सके। ये अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में एक प्रेरणा है। विजयपाल जी गणपत सिंह जी से लगातार पढ़ रहे हैं और गणपत जी ने मुझे मेरे हिसाब से लगभग 2 महीने पहले मैसेज किया कि आपके पास मुंशी सर से एक फोन आएगा और वो कार्यक्रम में बुलाना चाहते हैं, आप बातचीत करके उनसे जो है संवाद करना। मैं लगातार 2 महीने से विजयपाल जी से बात कर रहा था और मैंने इस बात को महसूस किया कि डॉक्टर गणपत सिंह जी के प्रति जो इनके भाव है, जो इनका समर्पण है, एक विद्यार्थी का अपने शिक्षक के प्रति जिस दिन समर्पण, जिस दिन भाव पैदा हो जाता है, मुझे लगता है आदि सफलता तो उसको उस दिन प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि कहा भी जाता है कि ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिया गुरु मिले तो भी सस्तो जान, शीश दिया गुरु मिले तो भी सस्तो जान। मैं तो स्वयं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि डॉक्टर गणपत सिंह जी की उपस्थिति में किसी कार्यक्रम में मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। हम सब सोशल मीडिया के माध्यम से आपके मोटिवेशन के संबंध में विचार सुनते हैं, देखते हैं। आज राजस्थान ही नहीं, भारतवर्ष के लाखों विद्यार्थी आपसे लाभान्वित हो रहे हैं। एक बाड़मेर के बहुत ग्रामीण सुदूर गांव से उठकर एक प्रतिभा यदि साहित्य आचार्य जैसे पद पर कॉलेज शिक्षा में पहुंच जाती है और उसके बाद में लाखों विद्यार्थियों का मार्गदर्शन अनवरत जारी रखते हैं, ये कोई आसान कार्य नहीं है। लेकिन गणपत सिंह जी ने इस तरह की मेहनत की है, इस तरीके की मेहनत की और विकट परिस्थितियों में मेहनत की है। मुझे लगता है उससे आप सब लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और मुझे लगता है विजयपाल जी का ध्येय यही था कि एक बाड़मेर के सुदूर गांव की एक प्रतिभा को मैं अपने गांव में बुलाकर अपने गांव के विद्यार्थियों को उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि उस तरीके के, जिस बाड़मेर जिले का नाम भी हम लेते हैं कि बहुत दूरस्थ है, मरुस्थल है, अभावों की जिंदगी है, सुविधाएं नहीं है, वहां से प्रतिभा इस मुकाम पर यदि पहुंच जाती है तो उनसे हमारे गांव के विद्यार्थी कैसे प्रेरित हो, इस प्रकार का संकल्प विजयपाल जी का था। और मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार का सुंदर आयोजन करना, यह आपका
अपने शिक्षकों के प्रति, इस गांव के विद्यार्थियों के प्रति जो लगाव है, जो भावना है, उसी का परिणाम है कि एक सफल कार्यक्रम आप अपने गांव में आयोजित करने जा रहे हैं। गणपत सिंह जी से आपको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि चाहे जीवन में बाधाएं कितनी क्यों ना आए, अपने जीवन में हमेशा सफल होने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि ठोकरें खाता हूं पर शान से चलता हूं, ठोकरें खाता हूं पर शान से चलता हूं, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। मुश्किलें तो साज है जिंदगी में, मुश्किलें तो साज है जिंदगी में, आने दो आने दो आने दो, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा, पर आखिर में जीतूंगा मैं, ये ठान के चलता हूं, पर आखिर में जीतूंगा मैं, ये ठान के चलता हूं। इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेकर आप यदि अपने जीवन में अनवरत प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि सफलता आप लोगों से दूर नहीं है। यदि यहाँ जो लिस्ट है इसमें 37 विद्यार्थियों का नाम है, गांव का एक विद्यार्थी भी सफल होता है तो उसकी गुंज पूरे गांव में होती है, उसका गुंजायमान, उसकी कीर्ति, उसकी प्रसिद्धि पूरे गांव में होती है, पूरे गांव के विद्यार्थी उससे प्रेरित होते हैं कि यदि मेरे साथ का लड़का या लड़की सफल हो सकती है तो मैं क्यों नहीं सफल हो सकता हूं। लेकिन उसके लिए बहुत सारे अभिभावक भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कक्षा 12 के बाद से आप अपने बच्चों को इस पुस्तकालय में अध्ययन करने हेतु भेजें। आप अपने बच्चों में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने का जज्बा उसी समय से उनमें भरे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कक्षा 12 होने के बाद 3 वर्षों तक स्नातक में विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन नहीं करता है कि कॉलेज जा रहा हूं, कॉलेज की शिक्षा, कॉलेज के डायरेक्टर सर भी यहाँ पर रावत सर में महाविद्यालय के यहाँ पर विराजमान है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि जब बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उसी समय से उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने हेतु प्रेरित किया जाए, ताकि वो जब तक उसके योग्य हो जाए तब तक बहुत सारी चीजें वो पढ़ लें और अपने आप को तैयार कर लें। क्योंकि आजकल जिस तरीके से पेपर आ रहे हैं, जितना प्रतियोगिता है, उसमें बार बार पढ़ना बहुत अधिक जरूरी है। अक्सर विद्यार्थियों का एक प्रश्न रहता है कि सर याद नहीं होते हैं, उसका क्या तरीका है। कोई कमजोर नहीं है, कोई होशियार नहीं है, हाँ थोड़ा सा मैं मानता हूं कि बुद्धि लब्धि का जो असर रहता है, लेकिन औसत बुद्धि के विद्यार्थियों को भी हमने सफल होते हुए हजारों विद्यार्थियों को देखा है। लेकिन एक विद्यार्थी को लक्ष्य पहले से ही निर्धारित करना होगा। कल आरएस 2023 का रिजल्ट आया। कक्षा 12 में एक विद्यार्थी मेरे पास एक गांव से पढ़ने के लिए आता था स्कूल की छुट्टी होने के बाद, जब मैं एक निजी विद्यालय में राजनीति विज्ञान विषय का अध्यापन करवा रहा था। वो कक्षा 12 में जिस विद्यालय में एक पास का गांव था अडानी, वहां एक विद्यालय में वो अध्ययन कर रहा था। कक्षा 12 में 3 विषय होते हैं वैकल्पिक, उसमें से उसके इतिहास थी, ज्योग्राफी थी और हिंदी साहित्य थी। राजनीति विज्ञान उसके विषय ही नहीं था। पूरे साल मेरे पास आकर बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, उनके साथ उसने पूरा पाठ्यक्रम किया। और जब पूरा पाठ्यक्रम होने के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि तैयारी किस प्रकार की आपकी विषय से, एक एक बच्चे से, तब उस बच्चे ने कहा कि सर मेरे तो राजनीति विज्ञान विषय है ही नहीं। वर्ष पर्यंत एक विद्यार्थी प्रतिदिन 30 से 35 मिनट 40 मिनट एक शिक्षक से अध्ययन करता है, और परीक्षा से पहले जब मैं उससे पूछता हूं तब वो कहता है कि विषय मेरे है नहीं। तो मैंने कहा आपने क्यों फिर वर्ष पर्यंत अध्ययन किया। तब उसने जो बात कही वो मुझे आज भी याद है। मैंने आज से 5 साल पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से उस बात को रखा था जब उसका शिक्षक भर्ती में चयन हुआ था। उसके बाद में उसका आरएस में रैंक थोड़ी कम थी तो उसके कारण जिला रोजगार अधिकारी बना था। उस समय भी मैंने लिखा था कि एक दिन ये विद्यार्थी सफल जरूर होगा, और कल जो रिजल्ट आया है उसमें पूरे राजस्थान में 31वीं रैंक से उसका आरएस में चयन हुआ है। यदि एक विद्यार्थी मैं पहले से अपना लक्ष्य निर्धारित कर दे, उसकी सोच देखिए कि आज ये विषय भले मेरे कक्षा 12 में नहीं है लेकिन कभी न कभी ये विषय मेरे जरूर काम आएगा। ऐसे विद्यार्थी जब हमारे पास में आते हैं, अध्ययन करते हैं, उनकी जब सोच को हम देखते हैं तब हम इस बात को अधिक से अधिक विद्यार्थियों के सामने रखते हैं कि आपको इस प्रकार के विद्यार्थियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और जीवन में सफल होने के लिए श्रेष्ठतम प्रयास करना चाहिए। ये मैं मानता हूं। हमने भी ग्रामीण क्षेत्र से उठे हैं। डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपूत आप लोगों के बीच में हैं। इनकी जीवन यात्रा को आप कभी सुनोगे सोशल मीडिया के माध्यम से तो आप लोगों को पता चलेगा। बाधाएं आना, असफलताएं मिलना जीवन का अभिन्न अंग है। ये हमारे जीवन का एक पार्ट है। मैं अक्सर कहता हूं कि आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम नई चेतना की धारा, हम अंधेरे में उजियारा, हम उस प्यार के झोंके हैं
जो हर ले जग का दुख सारा। चलना है पथ पर सूल मिले तो क्या, पथ पर अंगारे जले तो क्या। जीवन में कहाँ विराम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। आप अपने जीवन में प्रगति के पथ पर इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। हम सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं मलसीसर गांव की सभी प्रतिभाओं के साथ में है। अंत में मैं अपनी इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि उसमें आपको एक बार असफलता मिले, 2 बार असफलता मिले, 3 बार असफलता मिले। असफलताएं मिलेगी, उन असफलताओं से सबक लेते हुए मायूस ना हो, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, अपनी तैयारी को लगातार जारी रखनी है। मुझे सोहनलाल जी द्विवेदी की बहुत सुंदर पंक्तियों का अंतिम पैरा याद आ रहा है। मुझे लगता है कि पंक्तियों को मैं रखने के बाद अपने स्थान को ग्रहण करूंगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखे और सुधार करें। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सुरेंद्र जी। एक बार जोरदार तालियों से सुरेंद्र जी का स्वागत करें। इतनी प्रेरणास्पद बातें आपको सुरेंद्र जी ने बताई। सुरेंद्र जी को मैं एक बात बताना चाहता हूं। सुरेंद्र जी ने कहा कि वे 12वीं के बाद बच्चे हैं, वो 3 साल तक अपना टाइम वैसे ही निकाल देते हैं कि वे कॉलेज में जा रहे हैं। परंतु सर, यहाँ इस पुस्तकालय का ये असर है कि यहाँ 10वीं से ही बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो ये केवल पुस्तकालय की वजह से हुआ है। मैं बहुत बार आता हूँ इस पुस्तकालय में, तो विजयपाल से भी मेरी बात होती है लगातार। 10वीं के बच्चे यहाँ पर आके पढ़ने शुरू कर रहे हैं, तो इसका मतलब है गांव है वो एक सही दिशा में जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली बात है कि ये पुस्तकालय आपके गांव के अंदर है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रतिभाओं के सम्मान के लिए मैं नाम बोल रहा हूं। सनिया महिया मलसीसर, सनिया महिया मंच पर आए और अपना सम्मान प्रतीक ग्रहण करें। मैं मांगीलाल जी सियाल, प्रदीप जी और करण सिंह जी भाटी से निवेदन करूंगा कि इन प्रतिभाओं को सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित करें। आसिया खान मलसीसर, अनामिका कोटड़ा पट्टा, शारदा मलसीसर, शारदा जानी मलसीसर, कंचन जानी मलसीसर, माया मैया मलसीसर, विशाखा चौहान मलसीसर, रवीना राहड़ कुंजी, दिव्या कसवा मलसीसर, मोनिका धनेवा डॉक्टर ऑफ जाननमल धनेवा मलसीसर, पूजा डॉक्टर ऑफ राजेश तेतरवाल मेहलिया, पूनम डॉक्टर ऑफ राकेश जानी मलसीसर। ये समस्त बच्चे हैं वो मंच पर आए और अपना सम्मान प्रतीक ग्रहण करें। शारदा जी सभी प्रतिभाओं का भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसके बाद ईश्वरलाल जी जानी मलसीसर, सुनील कसवा, नरेंद्र कुमार सहारण मलसीसर, सुनील कुमार जानी मलसीसर, अनिल तेतरवाल मलसीसर, विकास राहड़ कुंजी। ये समस्त प्रतिभाएं भी मैं मंच पर उपस्थित समस्त अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो भी प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए साथ में खड़े रहें। प्रदीप जी, मोनिका वो विकास जी हाँ एक बार दे दो मोनिका, कोई एक बार दे दो, फोटो करवा लो, बाद में ले ली, फोटो करवा दो एक बार।
किसी दे दो पूनम 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 विकास दिया गया ना, विकास दिया। विकास राहड़ हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन में चयनित हुए हैं मैथ से। तो ये प्रतिभाएं हमारे बीच से ही निकल रही हैं। ये हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं कि हमारे बीच से ही प्रतिभाएं निकल रही है। हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी यहाँ पर मंच पर सम्मानित होने के लिए अपना नाम दर्ज करवाना चाहिए। सुनील जैनी तो सुरेंद्र जी ने बताया, मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम कोशिश करते रहेंगे। नाम बोल दिया मतलब सारा। नरेश सहारण मंच पर आए और अपना सम्मान पट्टी ग्रहण करें। नरेश सहारण। अनिल तेतरवाला नरेश साणवती गुरुजी में हो भाषण गुरुजी में नरेश है कोनी और बोलिए समझा बस बोल दिया सारा नाम। सनी कसवा। ठीक है। मैं एक बार फिर नाम बोल रहा हूँ, यदि किसी प्रतिभा का नाम रह गया है तो। मनीषा शर्मा, पिंकी बुकर, प्रगति शर्मा, रामप्यारी सहारण, मोनिका जानी, सानिया मैया, आसिया खान, अनामिका, शारदा जानी, कंचन जानी, माया मैया, विशाखा चौहान, रवीना राहट, दिव्या कसवा, मोनिका धनेवा, पूजा डॉक्टर ऑफ राजेश तेतरवाल, पूनम डॉक्टर ऑफ राकेश जानी, विक्रम कासनिया, विजय नूनिया, विक्रम शर्मा, सुरेश कुमार जानी, राजेश बुकर, प्रवीण कुमार धनेवा, विकास जानी, भागचंद जानी, विक्रम सिंह लाखोटिया, इंद्र प्रकाश पूनिया, विकास बुकर, सुशील कुमार, गुलाब सिंह भाटी, प्रदीप कसवा, कुलदीप कसवा, कुर्बान अली, निखिल जयानी, राकेश बुकर, सुरेंद्र राहट, ईश्वरलाल जानी, सुनील कसवा, नरेश कुमार सारण, सुनील कुमार जानी, अनिल तेतरवाल और विकास राज। यदि किसी प्रतिभा का नाम रह गया है तो वो मंच पर आ जाएं और अपना सम्मान प्रतीक ग्रहण करें। यदि खुद उपस्थित नहीं हैं तो उनके अभिभावक यदि यहाँ पर उपस्थित हैं तो वो भी सम्मान प्रतीक प्राप्त कर लें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर गणपत जी राजपुरोहित, जिनको सुनने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो अभी हमारे बीच शब्दों के माध्यम से हमें प्रेरणा देंगे। सोशल मीडिया पर हमने उनको बहुत सुना है, परंतु आज उनसे सीधे हम रूबरू हो रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से गणपत जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा गणपत जी से कि वो मंच पर आए। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। स्वाध्याय लाइब्रेरी द्वारा आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह के मंच पर विराजे अतिथिगण, सामने विराजे चयनित और भावी अभ्यर्थी, हमारे पिता तुल्य और माता तुल्य बुजुर्ग गण और लाइब्रेरी के संचालक टीम, आप सभी यहाँ पे पिछले 1-2 घंटे से बैठे हैं।
जब ये कार्यक्रम फाइनल हुआ था तो पहले काफ़ी दिन मेरे पास मैसेजेस आए तो मैं जनरली इतना देख नहीं पाता, क्योंकि आज जितना फ्री है उतना बाड़मेर में हम फ्री होते नहीं है, क्योंकि सुबह से शाम कॉलेज कोचिंग बच्चे वगैरह पूरा समय है वो भाग दौड़ में जाता है। तो मैंने कहा सुरेंद्र जी से बात कर लो, सुरेंद्र जी फिर अपने आप देख लेंगे। सुरेंद्र जी ने मुझे कहा कि डेट दे दो एक आधी, तो उस हिसाब से कर लेते हैं। तो मैंने पूछा तो उनका कोई गांव है और गांव में एक लाइब्रेरी है और वहां पे छोटा सा कार्यक्रम है 200-250 बच्चों का। ठीक है, गांव में जाना थोड़ा मुझे ठीक लगता है, क्योंकि मैं खुद गांव में पढ़ा, गांव में जन्मा, गांव में ही सब कुछ हुआ। और अनायास ही जब हम यहाँ से मलसीसर में प्रवेश किए तो हमें भी वही सेम फीलिंग आई जो हमारे गांव में जाते हैं तो आती है। उतना ही गांव है, मेरा गांव फोगेरा है जो गढ़रा तहसील में आता है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो वहां पे भी 2,500-3 हजार की संख्या में मतदाता है और मैंने पूछा तो यहाँ पे भी लगभग इतना ही है। तो मुझे मेरे गांव सा एहसास होने लगा यहाँ पे। थोड़ा फर्क ये है कि यहाँ पे अच्छी खासी लाइब्रेरी है, पढ़ने का अच्छा माहौल है, और हमारे उधर इतना अच्छा माहौल है नहीं अभी गांव में। शहर में तो खूब सारी लाइब्रेरी, बाड़मेर में 300 प्लस होगी, लेकिन गांव के अंदर बाड़मेर में अभी भी ऐसी स्थिति नहीं है। मुझे सबसे पहली बात तो बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे एक वेल फैसिलिटेड लाइब्रेरी है और अंदर देखा तो बहुत सारी पुस्तकें भी हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। बाकी मैं कई बार बच्चों से बात करता हूँ और बच्चे पूछते भी हैं कि सर पढ़ाई करनी है कहाँ जाएं, जयपुर जाएं, दिल्ली जाएं, आजकल सूरतगढ़ जाएं, कहाँ जाएं। मैं तो एक ही कहता हूँ दिल्ली जाओ भले अमेरिका जाओ, पढ़ना तो आपको ही है। भले आप हिमालय में चले जाओ, किताबें तो आपको ही पढ़नी है, भले दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, वो अपने आप होगी नहीं। तो भले मलसीसर गांव के अंदर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो या दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ो, कोई विशेष फर्क नहीं है। यहाँ ज्यादा अच्छा होता है, कम से कम खाना पीना शुद्ध हो जाता है, माँ बाप के घर वालों के साथ रहते हैं, अपने एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो एटलीस्ट बाहर की तुलना में घर पे पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है। हाँ, थोड़ा लाइब्रेरी कल्चर नहीं हो तो घर पे थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि काम वगैरह बहुत होता है। तो ये लाइब्रेरी का जो सिस्टम है गांव का मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और बात करना चाहूंगा कि शहरों के अंदर अब लाइब्रेरी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है, नकारात्मक बात है। आप लाइब्रेरी आओ तो लाइब्रेरी पढ़ने ही आना आप, क्योंकि मैं जब भी किसी नगर में जाता हूँ, देखता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, तो मैं आज तक ये समझ पाया हूँ कि लाइब्रेरी में जो 100 बच्चे आते हैं उसमें से 8-10 ठीक पढ़ते हैं, 90 बच्चे 80-90 बच्चे यहीं बैठे रहते हैं, टाइम खराब करते हैं। नगरों की यही स्थिति है, बाहर थड़ियों पे बैठना, फालतू बातें करना, पढ़ाई से कोई दूर दूर का नाता नहीं है, ऐसी ऐसी चीजों पे बहस करना, ऐसी ऐसी चीजों पे चर्चाएं करना जिसका एक स्टूडेंट के जीवन में कोई महत्व नहीं है। मेरे खुद की लाइब्रेरी है बाड़मेर के अंदर, और बाड़मेर की पहली लाइब्रेरी थी वो, और मैं बड़ा सूक्ष्म तरीके से ऑब्जर्वेशन करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि 90 सीटर लाइब्रेरी है, 3 शिफ्ट होती, लगभग 100-150 बच्चे उसमें पढ़ने आते हैं। तो 20-30 बच्चे सीरियसली पढ़ते हैं और वो 2-3 साल में अपना रिजल्ट देके निकल जाते हैं। और एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको पढ़ाई से बहुत अधिक मतलब नहीं है, पढ़ने आते हैं लेकिन फिर पढ़ते नहीं है, अपना टाइम खराब करते हैं। मैं आप सभी बच्चों से ये बात कहूंगा कि एटलीस्ट लाइब्रेरी जाओ, तो 6 घंटे की शिफ्ट है तो फिर 6 घंटे दबा के पढ़ाई होनी चाहिए। वहां पे बैठ के नौकरी नहीं लगेगी। भले आप 10 साल की एक मुश्त फीस जमा करा के लाइब्रेरी ले लो, नहीं पढ़ोगे तो 10 साल में भी कुछ भी नहीं होने वाला आपका। कि किताबें पढ़ी है तो पढ़ी रहेगी, पढ़ने वाला नहीं है तो कोई काम की नहीं है। इसलिए लाइब्रेरी में आओ तो एटलीस्ट लाइब्रेरी के अंदर बैठ के जिस उद्देश्य के साथ आते हो उस उद्देश्य को पूरा करें आप। मैं अभिभावकों को भी साथ में कहना चाहूंगा कि बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं तो आप भी थोड़ा सा एक्टिव रहें, कम से कम लाइब्रेरी संचालक से बात करें कि बच्चा वहां पे क्या कर रहा है,
थोड़ा सा उसका मॉनिटरिंग करते रहें, क्योंकि बच्चे को खुला छोड़ना भी कई बार नुकसानदायक हो जाता है। सारे बच्चे समझदार भी नहीं होते। 10वीं 12वीं के बच्चे आते हैं, कई बार कॉलेज के बच्चे होते हैं, फिर ये उन बातों में ऐसे भटक जाते हैं कि 3-4 महीने में बच्चा हाथ से निकल जाता है। तो हमें केवल काम धंधे खेती पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, साथ साथ में बच्चों पे भी देने की जरूरत है। मैं कई बार बड़े कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि अभिभावक जो है वो अपने काम धंधों में इतने मस्त है, खूब सारे पैसे कमा लिए, प्रॉपर्टियां कर ली, बच्चों पे ध्यान दिया नहीं है। अब वो बच्चे खराब हो गए, क्योंकि वो भी आपका पार्ट है। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो बाकी सारी चीजें गौण हो जाएगी, किसी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो कम से कम विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय से थोड़ा सा संपर्क रखें, लाइब्रेरी आते हैं तो लाइब्रेरी संचालक से बात करते रहें कि बच्चा क्या कर रहा है। कॉलेज जाते हैं तो हमारे पास कई बार कॉलेज बच्चा कह के आता है कॉलेज जा रहा है, जा पता नहीं कहाँ रहा है। अगर अभिभावक संपर्क नहीं करेगा तो हम किसको बताएं कि बच्चा कहाँ जा रहा है। और यही कारण है कि आज की स्थिति क्या हो रखी है, मार्केट में भीड़ बढ़ गई है लेकिन कंपटीशन कम हो गया। अब लगातार किसी भी भर्ती की कट ऑफ देखोगे तो नीचे आ रही है। उसके रीजन सिर्फ इतने हैं कि पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम हो गई। अब इतना भटकाव हो रखा है कि बच्चे पढ़ते कम हैं और बाकी सारी चीजों में बहुत एंगेज हैं। तो मैं हमेशा ये बात आप सभी को कहना चाहूंगा कि आपके पास में पढ़ने का अवसर मिला है, आप बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि आपको अवसर मिला है। भारत के अंदर उच्च शिक्षा में जाने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो मुश्किल से 10% ही है। 90% बच्चे ऐसे जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर ही नहीं मिलता। राइट। तो आप उन चुनिंदा भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिनको अवसर मिला है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि इस अवसर को भुनाना और 2-3 साल 4 साल जो भी आपके पास टाइम है, इसमें खूब टूट के मेहनत करिए ताकि आप अपना जीवन सेट कर लो। अभी प्रतिभाओं का सम्मान कर रहे थे, प्रोफेसर भी सम्मानित हुए और स्कूल के अंदर 2nd ग्रेड अध्यापक सभी बंधु चयनित हुए। आप में से ही निकले हुए हैं, ये कोई अलग मिट्टी के बने हुए नहीं है। बस फर्क इतना है कि इन्होंने अलग तरीके से पढ़ाई की है। अब इनके जीवन सेट हो गया। अब ये अपना जीवन बड़े आराम से जी सकेंगे। ये अपनी खुद की गाड़ी भी मेंटेन करेंगे, खुद का घर मेंटेन करेंगे, खुद का सारा काम खुद के खर्चे से करेंगे। इनको किसी से खर्चा मांगने की आवश्यकता नहीं है। हर महीने इनके खाते में सैलरी आएगी और अपना जीवन यापन आगे पूरा जीवन है वो अच्छे से जिएंगे। और इसके लिए इन्होंने 3 से 4 साल मेहनत की है। तो अगर 3 से 4 साल ढंग से मेहनत करके 60 साल की लाइफ सेट हो रही है तो मुझे लगता है कि हमें चूकना ही नहीं चाहिए। खूब वैकेंसी आती है और हर साल कई वैकेंसी आती है, आप उसमें पात्र होते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप पीछे रह रहे हैं तो ये कहीं न कहीं आपकी कमी होगी। मैं आप सभी से बार बार कहता हूं कि एक टारगेट सेट कीजिए कि भाई मुझे इस परीक्षा को हिट करना है, किसी वजह से आरएस करना है तो सोच लो कि मुझे आरएस की तैयारी करनी है। फिर उसका सिलेबस लाइए, उनके चयनित लोगों को सुनिए, उसके अनुसार सामग्री को एकत्रित कीजिए, उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप सफल हो जाएंगे तब समाज आपकी सफलता पे दावा करेगा, कोचिंग आपकी सफलता पे दावा करेगा, साथी आपकी सफलता पे दावा करेंगे, शिक्षक आपकी सफलता पे दावा करेंगे। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो आप अकेले बैठ के अकेले ही दुखी होंगे, आपको साथ देने वाला कोई नहीं। और ये सब अटैकिंग मोड में होंगे, समाज भी अटैक करेगा, परिवार भी अटैक करेगा, साथी भी अटैक करेंगे। अभी तो अच्छा अवसर है, आपको पता नहीं चल रहा, जब फेल हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कोई किसी का नहीं है। एक बार
2-1 साल पहले 3-4 साथी थे, कॉलेज आते थे पढ़ने के लिए। तीनों चारों ठीक थे पढ़ाई में, तो अच्छा पढ़ रहे थे और मेहनत भी ठीक कर रहे थे। कॉलेज पूरी हुई, उसके बाद में उन 2-3 बच्चों में से 2 ने बीएड कर ली, एक आधा चला गया आरएस की तैयारी करने के लिए। और वो 3 का ग्रुप था, फिर 6-7 का ग्रुप हो गया था, अंतिम तक जाते 6-7 बच्चे थे। ये मेरे कॉलेज की बात है, अब 2-3 साल पहले की बात है। अब उसमें से 1-2 बच्चे घर में बहुत अच्छे थे। घर में बहुत अच्छे होने का मतलब जिनके पैसे वगैरह की, संसाधनों की कोई कमी नहीं होती। और 3-4 बच्चे बहुत गरीब थे, मतलब जिनके पास में कोचिंग करने का भी कोई पैसा नहीं था। और मैं उन बच्चों को कहता था, जो बच्चे आर्थिक रूप से ठीक नहीं थे, मैं उनको कहता था बेटा आपको तो मोटिवेशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आपके जो घर के हालात है, अगर आप इससे मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं तो दुनिया का कोई शिक्षक आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आप अपने आसपास नजर घुमा के देखो घर की हालत क्या है, तो आपको कभी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अच्छे से पढ़ते रहना। ये 2 लोग हैं, मैंने कहा बिजनेसमैन है, ये अभी भी गाड़ी लेके आते हैं, इनको मोटिवेशन की बहुत अधिक जरूरत पड़ेगी। ये पैसे वाले लोग हैं, इनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, इनको नहीं पता पैसा कहां से आता है, इनको नहीं पता टाइम की वैल्यू क्या है, इनको सब बन बनाया मिला हुआ है। तो इन बच्चों को मोटिवेशन की गजब जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये कुछ समय बाद में भूलते जाएंगे कि क्यों पढ़ना है, फिर इनको याद करवाना पड़ेगा कि पढ़, क्योंकि ये संपत्तियां ये स्थायी नहीं है। इस सृष्टि के अंदर, इस जीवन में ज्ञान के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं है। ज्ञान ही होता है जिसको कोई छीन नहीं सकता, ना कम होता है। ये पढ़ते जाओगे, ये बढ़ता ही जाएगा, ये पहचान दिलाता जाता है। तो मैंने कहा ये जो 2-3 बच्चे, इनकी आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया है कि इनको मोटिवेशन की हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो आप 3-4 बच्चे जो इनकी स्थिति ठीक नहीं है, ये इनके प्रभाव में आके आप भी पढ़ाई मत छोड़ देना, क्योंकि ये तो छोड़ेंगे तो इनका चल जाएगा मामला। अब हुआ क्या कि वो 2 बच्चे थे, उनमें से एक तो गया आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली। पैसे की कोई कमी नहीं, घर पे अनार की खेती और होती है, बाड़मेर में अनार की खेती बहुत होती है। और बताता था मुझे कि सर 50 लाख के अनार हुए इस बार। कभी बार मेरी भी पेटी लेके आता था अनार की, और पास में आईफोन वगैरह। मैंने कहा कहां से ला रहा है, कोई नशे पत्ते का व्यापार कर रहा है क्या, ला कहां से रहा है? तो सर मेरे पैसे की कोई कमी नहीं है। कभी कभी स्कॉर्पियो लेके कॉलेज आना, उस समय मैं मोटरसाइकिल लेके आता था। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये सारी लाइफ स्टाइल वगैरह, ये तो खर्चा बड़ा भारी है, तो सर पैसे की कोई कमी नहीं है। और फिर दिल्ली चला गया, दिल्ली में अच्छी खासी फीस भर ली। और 2-3 बच्चे थे वो मेरे पास आ गए, जो पढ़ाई में ठीक थे लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। अब हुआ क्या कि वो जाता जाता एक वो साथ लेके गया, बड़े गरीब बच्चे को साथ में लेके गया, अपन दोनों साथ में जाएंगे, खर्चे की टेंशन मतलब मैं देख लूंगा। अब 3 बच्चे तो मेरे पास आ गए, वो तो बीएड कर ली और अभी उनका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा। तीनों के 300 से ऊपर नंबर है सामाजिक में। अब वो जो दिल्ली गए थे, वो उसने तो जो अनार की खेती वगैरह थी, उसने तो पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि ये रिजल्ट आते हैं तब 2-4 दिन ही आता है। कल आगे से रिजल्ट आया तो कईयों के मैसेज आए थे, सर किताबें बता हुआ सब, तो आज का आज कुछ नहीं होगा, तपानी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, 10-10, 12-12 घंटे मेहनत लगेगी, यहाँ पे काले घेरे पड़ेंगे, सारे दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, सब गलत आदतें छोड़नी पड़ेगी, रात का जगना भी पड़ेगा, सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा, बहुत कुछ लिखना भी पड़ेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा, प्रश्नों के प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, सामना करना पड़ेगा, तब जाके होगा। ऐसे किताबें बताने से नौकरी नहीं लगती, मैं 10 बार बता दूंगा। जब नया नया रिजल्ट आता है तो उस समय जोश उफान पे होता है स्टूडेंट्स के अंदर। अब वो तो वहां से छोड़ के आ गया, अपना काम धंधे में लग गया, पढ़ाई छोड़ दी एक ने तो।
और दूसरे वाला यूं ही बर्बाद हो गया उसके चक्कर में, और 3 बच्चे नौकरी लग गए। तब मैं कहता हूं कि आपके आसपास के साथियों से भी इतना प्रेरित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी स्थिति क्या है और उनकी स्थिति क्या है। कोचिंग्स में कई बार बच्चे पढ़ने आते हैं और अपने साथियों के साथ में मिलकर पूरी की पूरी गैंग बना लेते हैं, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते हैं, टाइम पास करते हैं, समय चला जाता है, उसके बाद में एहसास होता है कि जितनी सीट थी उतने अच्छे बच्चे उनको मिल गए। इसलिए कंपटीशन बड़ा निर्दयी होता है, यहाँ पे कोई दया भाव नहीं है। जो पढ़ेगा वो सीट लेके जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा तो नहीं मिलेगी। भले आप बाड़मेर के किसी गांव में रहते हो, चाहे हनुमानगढ़ के किसी गांव में रहते हो, कहीं पे भी रहो, फर्क इस बात के पर नहीं पड़ता कि आप रहते कहां हो, फर्क इस बात पे पड़ता है कि आप पढ़ते कैसे हो। तो एटलीस्ट इन चीजों का ध्यान रखें, अपना टारगेट निश्चित रखें, किसी एक आध व्यक्ति को एक मार्गदर्शक के रूप में रखें जो आपको बताता रहे कि इसमें क्या पढ़ना है, कौन से मटेरियल को फॉलो करना है, किस प्रकार से करना है। एक आधा मार्गदर्शक साथ होता है तो ठीक रहता है, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति आपको अच्छा रास्ता दिखाते हैं। युवाओं में मैं कई बार बोलता हूं ना, युवाओं में जोश होता है, वो तेज गति से भाग सकता है, लेकिन जो अनुभवी होता है वो आपको रास्ता बताता है कि किस तरफ भागना है। अगर डायरेक्शन गलत है तो आप भले कितनी भी तेज गति से कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, वो मंजिल नहीं मिल पाती। डायरेक्शन सही होनी बहुत जरूरी होती है। गलत दिशा में की गई मेहनत भी परिणाम नहीं दे पाती। इसलिए जीवन में एक आधा मार्गदर्शक रखो जो आपको समय समय पे बताता रहे कि चीजें कैसे करनी है। एक आधा टारगेट रखो और फिर उस पर अडिग होके 3-4 साल ढंग से मेहनत कर लो। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस परीक्षा की तैयारी किसी ने 2-3 साल तक बैठ के एक ही टारगेट लेके ढंग से किसी के मार्गदर्शन में की है, तो वो बच्चा फेल नहीं हो सकता, भले उसके 10th में 50% ही क्यों ना हो, 10th में भले 36% ही क्यों ना हो। अगर भटकाव है, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्गदर्शक रख लिए दिमाग में, तो फिर आप कोई भी एक टारगेट पे नहीं पहुंच पाओगे। वो कहते हैं ना कि जो हर जगह दिखते हैं वो लास्ट रिजल्ट में नहीं दिखते, और जो रिजल्ट में दिखते हैं वो पहले नहीं दिखते। जो आपको हर जगह नजर आएंगे ना लोकप्रिय एकदम से, ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसका तो हो ही जाएगा, लास्ट में वो बच्चे रिजल्ट में नहीं होते, क्योंकि वो हर जगह दिखते हैं, वो अंतिम पीडीएफ में उनके रोल नंबर अक्सर नहीं दिखते। और जो पहले कहीं नहीं दिखते हैं उनके रोल नंबर लास्ट में पीडीएफ में नजर आते हैं। इसलिए जितना गायब होके, इतना एकांत होके, बिना किसी को कुछ कहे हुए मेहनत करोगे तो नौकरी लग जाएगी। कल एक बच्ची का मैसेज आया, रात को कहते 2:30 बजे मैसेज आया। सर अपन सो रहे थे, मैं सुबह उठा देखा तो 2:30 पे मैसेज आया। वो 2:30 पे क्यों? क्योंकि कल आरएस का रिजल्ट आया था, उसकी नौकरी लगी, मतलब आरएस बन गई। आरएस बनी 2-2:30 बजे तक फोन मैसेज, क्योंकि गम और खुशी दोनों की रात नींद कहाँ आती है। खुशी की रात होती तब पूरी रात नींद नहीं आती, और दुख होता है तब भी नींद नहीं आती। तो 2:30-3 बजे तक वो घर परिवार कॉल मैसेजेस में बिजी। 2:30 बजे उसको अपना टीचर याद आया, मैसेज किया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने सुबह उठा 6-6:30 मैसेज देखा। मैसेज देखते उसने एक ही बात लिखी। मैंने उसको पहले कभी मैसेज उसका आया हुआ था कि मेरा सर इंटरव्यू है, मैंने कहा जरा हो जाएगा, तो सर नहीं हुआ। तो एक बार मिलने आई, ऐसे क्लास में आती थी, फर्स्ट ईयर से, हिस्ट्री की बैच की स्टूडेंट। तो बीच में यूं कहा सर मेरे बाकी सब्जेक्ट अच्छे हैं, आरएस कर लूंगा, इतिहास तो सर याद ही नहीं हो रही है, छोड़ दी इतिहास की, आरएस की कर ले। बढ़िया तैयारी कर ली, फ्री हो गया, मेंस हो गया। मेंस होने के बाद में दोबारा फ्री हो गया। बोले सर अब घर वाले इतना टाइम नहीं देंगे, शादी भी कर लेंगे, अगर इन आरएस वारएस के चक्कर में रह गई तो मैं क्या करना, तो लेक्चर भी कर लेती हूँ, आगे जुलाई में परीक्षा 26 में तैयारी कर लेती हूँ, आरएस को अभी स्टॉप करती हूँ।
छोड़ देती हूँ। एक इंटरव्यू दिया हुआ है, दूसरे का मेंस दिया हुआ है, इन दोनों में हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं फर्स्ट सीढ़ी तक शुरू कर गया। मैंने कहा देख ले एक बार, ये कोई 2.5 महीने पहले की बात थी। तो मैंने इतिहास का उसको बता दिया और मैंने कहा तैयारी शुरू कर दी। महीने के दिन बाद मैसेज आया, सर ये इतिहास याद ही नहीं हो रही है, क्या करूं? कुछ नहीं, वापस RSC कर, इतिहास नहीं बैठ रही तो अक्टूबर नवंबर में वापस भर्ती आ जाएगी RSC की एक। फिर वापस मेंस का रिजल्ट आ गया 5-7 दिन पहले, अभी आया था, 5-7 दिन पहले आया था। तो वापस मैसेज आया, सर मेरा मेंस तो फिर क्लियर हो गया। तो मैंने कहा तू फर्स्ट फीट छोड़, वापस तीसरी बार RSC कर, इन दोनों में से किसी न किसी में हो जाएगा। अब रात को मैसेज आया, सर मेरा हो गया। अब मैंने कहा तू इतिहास से मुक्त हो गई, अब माथा फोड़ तेरे को इतिहास में करनी नहीं पड़ेगी। और छोटी बच्ची 22-23 साल की उम्र रही है उसकी मुश्किल से। 2023 या 24 में उसका BA हुआ था कॉलेज में, मेरे पास कॉलेज में आती थी, कहीं नहीं गई, किसी बाढ़ में छोड़ा ही नहीं। कोई लाइब्रेरी पकड़ ली, किताबें बता दी थी कि ये किताबें पढ़नी है, ढंग से पढ़ ली, शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लिए और 2 अटेम्प्ट लिए, दोनों बार इंटरव्यू दिए, एक इंटरव्यू बाकी है, एक में अभी हो गया। रैंक भी ठीक है, 280 के आसपास की, मतलब स्टेट सर्विस में जाएगी, तहसीलदार वगैरह बन जाएगी। अब आप सोचो कि हम ये नहीं कह सकते कि सिलेक्शन नहीं होते वगैरह वगैरह। और फर्स्ट अटेम्प्ट है, आगे वो फिर मैंने कहा भाई शुभकामनाएं, तेरे नौकरी लगी, बढ़िया हो गया। तो सर एक अटेम्प्ट और कर लूंगी, SDM के लिए होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर शादी कर लूंगी, बात कर दो। ये होती है पढ़ाई। अब 3 साल में उसने अपना काम बना दिया राजस्थान प्रशासनिक सेवा में, और अब आगे की जिंदगी में अपने आप हैंडल कर ले। ऐसा नहीं समस्या अब आगे नहीं आई, समस्या आगे भी बहुत आएगी, लेकिन अब पावर है उसके पास में, पद है, तो उन समस्याओं को हैंडल करने की ताकत आ गई है, अब आराम से कर लेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर लाइब्रेरी के किसी कोने में बैठ जाओ, बढ़िया, किसी को कोई प्रचार प्रसार नहीं करना, अपना सिलेबस नहीं करेगा कि आप कहाँ रह के पढ़ रहे हो। इससे एक तो आपका जीवन सेट हो जाएगा, आप भले घर पैसा नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो आपसे पहले भी चल ही रहे थे, वो आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड नहीं है। आपको पैदा करने से पहले भी वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, आप नहीं दोगे तब भी वो शानदार जीवन यापन करेंगे, जरूरत नहीं है। तो आपकी लाइफ सेट, आपका परिवार निश्चिंत, और तीसरा आपके आसपास 100 किलोमीटर के एरिया में, 100 नहीं तो कम से कम बड़ी नौकरी होती तो 100 किलोमीटर एरिया को प्रभावित करती है। कोई IAS बन जाता है तो 100 किलोमीटर को प्रभावित करता है। RAS वगैरह भी 40-50 किलोमीटर के रेडियस को प्रभावित करता है। अब आसपास के पूरे क्षेत्र में जागृति आ जाती है कि ये बना है तो अब मैं भी बन सकता हूं, और आपके कारण सैकड़ों बच्चे पढ़ने लग जाते हैं। इससे बढ़िया उपलब्धि क्या हो सकती है आपके लिए? इसलिए कहता हूं कि पढ़िए, जिससे आपका भी कल्याण होगा, परिवार का भी होगा, समाज का भी होगा, नाम अच्छा हो जाएगा, प्रतिष्ठा अलग मिलेगी, और बाकी जीवन सेट ही है। बाकी देखो, सरकारी नौकरी लगना कोई ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं लगी तो मर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बिना भी बढ़िया जीवन चलता है। भारत के अंदर 3% लोग नौकरी करते हैं, 97% अपना कारोबार करते हैं। लेकिन जब तक अवसर है तब तक हमें प्रयास करना चाहिए, नहीं होता है तो अलग इश्यू है। और अगर भरपूर प्रयास करके आप फेल भी होते हैं तो मुझे लगता है कि अंदर दर्द नहीं होता इतना, मन में यही आता है कि मैंने मेरा एफर्ट्स डाल दिया, नहीं हुआ तो क्या कर सकता है। आधे अधूरे प्रयास करने के बाद जब फेल होते हैं तब अंदर से दुख होता है कि काश मैं भी कर लेता, क्योंकि आपके साथ पढ़ने वाले जब बड़े पदों पे जाएंगे तब आपको जिंदगी भर दुख होगा कि ये मेरे साथ पढ़ता था, इससे मैं ठीक था पढ़ाई में, और ये लग गया, और आप अंदर ही अंदर घुटोगे, किसी को कह भी नहीं पाओगे। आप किसी को कह भी नहीं सकते कि ये मेरे साथ था या साथ थी, ये इससे मैं पढ़ाई में ठीक था।
इस पद पे हैं और मैं यहीं बैठा हूं। ये इतनी खतरनाक स्थिति होती है कि जीना हराम हो जाता आदमी का। तो मैं चाहता हूं ऐसा आपके साथ कभी नहीं हो, क्योंकि अभी तक आपने वो दौर नहीं देखा। आगे बड़ा कठिन समय है, और अगर अभी अपने आप को बहुत बहुत तपाओगे, बहुत मेहनत करोगे, तो आगे बड़ा सरल चीजें हो जाएगी। अभी आप बड़ी आसानी से मजे से रहोगे तो आगे बड़ा कठिन समय, ये तय बात है। क्योंकि भौतिकतावाद के इस दौर में अब जीवन यापन भी महंगा हो गया है। आप कोई भी काम करने जाते हो मार्केट में, पहले लोगों के घर चल जाते थे 2000 में, 500 में, 2000, 3000 में। अब स्थिति ये है कि आपको रूम नहीं मिलेगा 4-5 हजार में। तो बच्चों की एजुकेशन से लेके सारी चीजें, जीवन यापन बहुत महंगा हो गया। काम धंधा भी करना ही पड़ेगा अब तो। इसलिए कह रहा हूं कि अच्छे अवसर हैं, बढ़िया आरएएस की वैकेंसी आती है, साल भर में 500-700 पदों की भर्ती आती है। ढंग से बैठ जाते हैं तो एक साल का कोर्स है वो, बच्चे बनते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। अभी तो ये स्थिति है कि 2002 के 2003 के टाबर ओटीएस में एसटीएम की ट्रेनिंग कर रहे हैं। 2002 का बच्चा, 3 का, 2001, 2000 के हमारी कॉलेज में प्रोफेसर बन के आए हैं। अभी मैं मसूरी गया था, देहरादून, वहां आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर है। मैंने कहा मैं देख के आता हूं अंदर से कैसा है। वहां गए तो एंट्री नहीं है आप लोगों को, बाहर जाओगे। मैंने कहा ऐसे मत करो, हम भी कोई कम थोड़ी है, कम ही है, लेकिन अंदर एंट्री नहीं है। एंट्री करवाई हमने ऐसे करके, इधर उधर फोन करके कोई कलेक्टर से बात की। मैंने कहा कोई एंट्री करवाओ यार, आप लोग यहाँ से ट्रेनिंग करके गए हो। तो बैठाते हैं, कोई जुगाड़ तो भारत में होता ही है। ऐसे करके हमारा पास बना के प्रॉपर चैनल से हम अंदर गए तो कई सारे कलेक्टर घूम रहे हैं। कलेक्टर क्या, हमारे से तो 15-15 साल छोटे हैं, लेकिन हमें पता है दे रूल इंडिया, वो भारत को चलाते हैं। और 2 साल बाद वो जिले संभालेंगे सारे के सारे। आगे पीछे गाड़ियां होगी, पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन होगा, एस्कॉर्ट होती है, बत्ती लगी हुई होती है आगे। इतने छोटे छोटे बैठे हैं, कोई बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहे हैं कि ये बड़े बड़े हैं। लेकिन उन्होंने 2.5-3 साल 4 साल मेहनत इतनी तरीके से की है कि उस लबासना में एंट्री होती है, कार्ड देख के लग जाता है अंदर आ जाओ, ये तो आईएएस है। और वो बच्चे, अब वो बच्चे नहीं है, अपन लगते बच्चे हैं, लेकिन वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। जिले संभालेंगे, सचिवालय संभालेंगे, निदेशालय संभालेंगे। वहां से निकल के मैं तो बड़ा, वहां देख के मुझे बड़ा अच्छा सा लगा कि क्या ही संस्था बनाई है। धरातल से 6000 फीट ऊंचाई पे एक बढ़िया संस्था बनी हुई। कभी जाओ देहरादून मसूरी तो देख के आना, मोटिवेशन मिलेगा। अब 22-25 साल की उम्र में वहां से बच्चे जाते हैं, आईएएस बन के जिला चलाते हैं, और हम यहाँ पे बैठे खैनी जर्दा खा रहे हैं। तो हमें समझने की आवश्यकता है कि एटलीस्ट इन चीजों से बचें। ये अभी के लिए सुख दे सकता है, लंबे समय के लिए ये दुख के अलावा कुछ नहीं है। आप में उम्र है, आपकी एनर्जी है आपके पास में, और इंटरनेट की इस दुनिया में प्रॉपर मार्गदर्शन, आप ये नहीं कह सकते मार्गदर्शन नहीं। यूट्यूब पे जाके आप किसी भी नए कलेक्टर को सुन सकते हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर से पढ़ सकते हैं, किसी की कोचिंग सेंटर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। आप थोड़ा होमवर्क करिए और मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पे 2-3 साल में आपको अच्छा मुकाम मिल जाएगा। नहीं करोगे तो इस दुनिया में अभी 8.5 अरब की जनता है, कोई किसी को पहचानेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। आए, जन्म लिया, खाया पिया, समय खराब किया और मर गए, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। आप चाहते हैं कि आपकी बड़ी आइडेंटिटी हो, तो आपके माता पिता जो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको जो छूट दे के बैठे हैं कि बेटा तू पढ़ाई कर, मैं काम करता हूं, तुम सब लाइब्रेरी भी जा, पीछे मैं संभालता हूं, और यहाँ आके एसी में मस्त बैठ के वाईफाई चल रही है और फालतू की वीडियोस रील्स स्क्रॉल कर रहे हो,
और उधर माँ बाप गर्मी में हालत खराब हो रखी है, खेत के अंदर पसीने पसीने स्थिति बिगड़ रखी है, इधर टांगे छोड़ करके बैठे मजे से, कोई टेंशन नहीं। ये आप ज्यादा समय फिर नहीं कर पाओगे। दुख होगा जीवन में, बड़ा भयंकर दुख होगा कि बहुत अच्छा अवसर था, मैंने खुद नहीं बिगाड़ा। आप किसी को कह भी नहीं पाओगे कि घर वालों ने चांस नहीं दिया। और एक स्टूडेंट ऐसा आता है जो 10वीं 12वीं कॉलेज की चुपचाप आके बैठ जाता है, किसी से कोई संपर्क नहीं, टारगेट मन दिमाग में सेट है, कहेगा किसी को नहीं, और तरीके से लगा रहेगा। वो बच्चा 3-4 साल बाद किसी न किसी पीडीएफ में उसके रोल नंबर आएंगे, फिर सब कहेंगे कि भाई ये कहाँ था। क्योंकि मैंने कहा लास्ट रोल नंबर वो लोग नजर आते हैं जो कहीं नजर नहीं आते पहले। इसलिए टारगेटेड रहिए, जीवन को मीनिंगफुल बनाइए, कुछ उद्देश्य तय कीजिए कि जीवन क्यों जी रहे हैं आप। तो बर्बाद मत करना खुद को सृजित करना, खुद का निर्माण करना। और ये निर्माण की अवधि होती है 18 से लेके 25-27 तक की। ये 6-7 साल का टाइम होता है, 18 साल से शुरू हो जाता है, क्योंकि 18 साल तक तो बच्चा स्कूल में होता है तो ज्यादा उसको समझ नहीं होती। 18 से लेके 25-26 ये 6-7 साल जीवन निर्माण की अवधि होती है। तो इस अवधि को खराब मत करना, क्योंकि कहते तो यूं है कि 4 दिन का जिंदगी है। ये 4 दिन मारवाड़ी में एड़ा आवाज निकलेगा निकल हो जाए। अभी तो यूं लग रहा है कि 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन निकालने बड़ा मुश्किल हो गया। 1 घंटा नहीं निकलता, आगे 50 साल निकालने हैं। ये 4 दिन वाला बड़ा झूठ है। जब दुख होते हैं तो जिंदगी बहुत लंबी नजर आती है, सुख होते हैं तब जल्दी कटती है। खुशी खुशी में टाइम कब जाता पता नहीं चलता, और जब दुख शुरू होते हैं ना तो 1 घंटा कैसे निकलता है ये उसी को पता होता है। इसलिए बड़ी लंबा जीवन है आगे, अपना अच्छे से बढ़िया पढ़ाई करना, खूब मेहनत करना, कहीं कसर मत रखना, जितनी ताकत के साथ कर सकते हो करिए। अच्छे साथी पास में रखिए, कोई खराब लोग संपर्क में है तो धीरे धीरे किनारा कर दीजिए, क्योंकि वो खुद भी बर्बाद होगा और आपको भी करेगा। खराब लोगों का आशय आपको बताइए, जैसे नशों में डूबे हुए लोग हैं, गलत आदतें हैं जैसे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, उनमें डूबे हुए लोग हैं, ऐसे झूठे लोग जो घर पे कुछ कह के आते हैं या कुछ और करते हैं, ऐसी दुनिया से दूर रहना। नहीं तो देखो राजस्थान में 21 लाख बेरोजगार है इस समय, क्वालिफाइड बेरोजगार, जिनके पास में योग्यताएं हैं, नौकरी नहीं है। 20 लाख में से हर साल लेने होते हैं 1000 से 2000। नहीं पढ़ोगे तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं पढ़ोगे तो भली मत पढ़ना, हमारे बाढ़ में थोड़ा बड़े बड़े नहीं पढ़ोगे तो वहां से ले लेंगे। सरकार को तो 2000 बच्चे चाहिए, कहीं से भी ले लेंगे। वो जयपुर से 4-5 ले लेंगे, 5-10 सीकर से ले लेंगे, 10-20 चूरू धुंधुनू से ले लेंगे, 10-15 बाड़मेर से चले जाएंगे, 5-7 हमारे जैसलमेर से चले जाएंगे। ऐसे करते करते सरकार को तो 100,000 बच्चे अच्छे से मिल जाएंगे। तो 21 लाख में से 1000-2000 लेने ढंग से मिलेंगे उनको। गर्ज यहाँ पे आपको है उन 1000-2000 में आने की, इसलिए मेहनत करना बढ़िया से। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आत्मदीपो भव, अपने सारथी खुद बनो, कोई किसी का नहीं है, अपना मोटिवेशन खुद ही बनो, और जीवन बिल्कुल मीनिंगफुल जियो। आपको लगना चाहिए कि आप क्या करने आए हो, क्या कर रहे हो। मैं इतना ही समझता हूं कि अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन ढंग से करते हैं तो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। आप शिक्षक हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आप चर्चित हो जाओगे। आप स्टूडेंट हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं, तब भी आप अपने मुकाम को पाओगे। आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति के कर्तव्यों का निर्वहन अगर तरीके से करोगे तो सब चीजें अच्छी होती है। बाकी देखो, मैं बाड़मेर से आता हूँ, यहाँ से लगभग 650 किलोमीटर है मेरा गांव। क्या मतलब, मेरे पास तो कोई पावर नहीं, मैं कोई IAS नहीं, मैं कोई RAS नहीं, मैं शिक्षक ही तो हूं। लेकिन आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? इसलिए कि मैं यहाँ पे आके कोई 2 बातें बताऊंगा।
अब वो बात है कोई भी बता सकता है, मेरे से क्यों सुननी है? क्योंकि फिर आपको आपको से लगता है कि मैं कहूंगा तो ठीक कहूंगा। दुनिया भर का अनुभव हमारे पास में, बच्चों से रेगुलर बात करते रहते हैं। तो ये ताकत है ना, ये बेसिकली एजुकेशन की है। इस शिक्षा की पावर है कि 600 किलोमीटर दूर व्यक्ति सभी सीमाओं को लांघता हुआ यहां पहुंच गया। और हम जाते रहते हैं, ऐसे नहीं बात, ऐसी बात नहीं। 600, 700, 800, 1000 किलोमीटर की यात्रा होती रहती महीने में एक बार। ये सब शिक्षा का पावर है। कोई जिले का कलेक्टर लाल बत्ती में घूम रहा है ना, तो वो भी पावर ऑफ एजुकेशन। वो किसी पैसे का पावर नहीं। पैसे से अगर बत्तियां मिलती ना, लाल बत्ती, तो एक भी गरीब आदमी कलेक्टर नहीं बनता। अगर कोई किसी उपखंड में एसडीएम बैठा है, या तहसीलदार बैठा है, या कॉलेज में कोई प्रोफेसर बैठा है, या किसी और विभाग में कोई साथी बैठा है, तो ये सारा पावर है तो शिक्षा का है। ये पैसे का पावर नहीं है। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी जो पैसे से नहीं मिल सकती। कुछ भी कर लो आप। इसलिए एजुकेशन के महत्व को समझना, अपने टाइम को अधिकतम उपयोग में लो, और ऐसी लाइब्रेरीज जो बनी है इनका यूटिलाइज करो। आप इनका कितना अधिक उपयोग कर सकते हो करिए, तब तो इस लाइब्रेरी के फायदे होंगे। मैं इन पूरे संचालकों का धन्यवाद दूंगा कि गांव में ऐसी लाइब्रेरीज होना बड़ी बात है। तो बच्चे को शहरों में जाना ही नहीं पड़े, या घर का खाना पीना अच्छे से, और जाके 8-10 घंटे या लाइब्रेरी में बढ़िया निकाल लिए, तो निश्चित तौर पे अपना जीवन, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं बात खत्म करूंगा मेरी, और चाहूंगा कि आप और बढ़िया से पढ़ें और अच्छी से अच्छी सेवा में जाएं, भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की। और सेवा में जाके वापस याद करें हमें कि सर हम वहां से आते रहे, हमने आपको 2025 में 16 तारीख को सुना था। तो हमारा आना सफल हो जाएगा और आपका 2-4 घंटे बैठना सफल हो जाएगा। बाकी देखो, भाषणबाजी तो हम करते रहते हैं। ये भाषणबाजी का महत्व तब है जब आप उस चीजों को सुनते हैं, सीखते हैं और जीवन में उसको लागू करते हैं। और ये हमें अच्छे से पता है कि इनसे सीखने वालों की संख्या 1000 में से 500 होती है। फिर भी हम बोलते हैं क्योंकि हमारा मजबूरी, नहीं बोले तो जाएगा। 1000 में से 500 इन बातों से सीखते और बाकी सारे ठोकर खा के सीखते हैं। ठोकर लगेगी तब लगेगा कि मार से सही करे तो, लेकिन अकल तभी आती है जब एक ठोकर लगेगी, समय खराब होगा, तब लगेगा कि जीवन बर्बाद हो गया। इंसान वो है जो ठोकर से सीखने की बजाय दूसरों को देख के सीखे, दूसरे की ठोकर से सीखे कि देखो ये यहाँ गिरा है, अपन ये गलती नहीं करेंगे। क्योंकि ठोकरे खा खा के सीखोगे ना तो जीवन छोटा पड़ जाएगा और जिंदगी भर कभी परिष्कृत नहीं हो पाओगे। खुद कर करके सीखोगे तो फिर कैसे पूरा पड़ेगा? फिर तो लाइफ में इतनी उम्र नहीं हमारी कि हम गलतियां कर करके सीखें। तो बेहतर व्यक्तित्व बने, अच्छे पढ़े, खूब सारे सफल हो। मैं आप सभी का धन्यवाद दूंगा और पूरे लाइब्रेरी, स्वाध्याय लाइब्रेरी की तरफ से जो आयोजन हुआ, इस पूरे आयोजक मंडल को धन्यवाद दूंगा, मुझे आमंत्रित किया और मंच से बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद गणपत जी। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें और एक बार जोरदार तालियां सभी अपने लिए। इतनी गहनता से, इतनी ध्यानपूर्वक गणपत जी की बातों को सुना, तो ये बहुत ही अच्छा लगा सभी को। अभी गणपत जी की बातों से मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण बताऊं। अभी सर ने जैसे बताया कि थोड़े दिन के लिए गायब हो जाओ, यदि पीडीएफ में अपना नाम दर्ज कराना है तो थोड़े दिन के लिए गायब हो जाओ। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सर, हमारे गांव की पहली लड़की का सिलेक्शन हुआ है। गणपत जी को बता रहा हूं मैं, हमारे गांव के अंदर आरएस में सिलेक्शन हुआ है, जो हमारे गांव का प्रथम है, लड़की में भी और लड़कों में।
और आधे से ज्यादा गांव वालों को तो ये पता ही नहीं है कि भी ये लड़की तैयारी कर रही है क्या। तो वो गायब हो गई थी, तो उसने अपना नाम पीडीएफ में दर्ज करा दिया। तो आप भी इस प्रकार से गायब हो जाओगे तो आप अपना नाम दर्ज करा सकते हो। दूसरा, सर ने बताया कि भी लाइब्रेरी में आकर आप जो टेक्नोलॉजी आज है कि सारी कोचिंग हमारे घर पे ही आ गई है। यूट्यूब ने हमें सारी चीजें वहीं उपलब्ध करवा दी, पर टेक्नोलॉजी है वो हमेशा अभिशाप और वरदान दोनों होती है। तो वो आप पर निर्भर है कि आपको उसको अभिशाप मानना है या वरदान मानना है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी है उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो उन चीजों से हमें बचना है। और मोटिवेशन, सर ने कहा मोटिवेशन की तो हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम उस ग्रामीण पृष्ठभूमि से मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। तो मोटिवेशन तो हमारे सामने पहले से ही है। अभी जैसे कल आरएस का जो रिजल्ट आया है उसके अंदर अभी मैंने सुबह ही देखा कि एक सिलाई करने वाला जो व्यक्ति है उसका बच्चा है आरएस बना है। तो उस बच्चे ने कहा कि जो सिलाई की मशीन मेरे को रोज दिखती थी वो मेरे लिए मशीन नहीं थी, मेरे लिए मिशन था। तो मोटिवेशन तो हमारे सामने है, हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष है। तो हमारे बीच बहुत ही प्रेरणा से हमें मोटिवेशन दिया, मार्गदर्शन दिया। तो मैं गणपत जी का, सुरेंद्र जी का बहुत ही तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इतनी दूर से चलकर हमारे बीच प्रत्यक्ष रूप से हमें मोटिवेशन दिया। अब मैं स्वाध्याय पुस्तकालय की तरफ से जो अतिथि हमारे बीच उपस्थित हुए हैं उनको सम्मान प्रतीक भेंट करके उनका अभिनंदन करेंगे। तो मैं विजयपाल जी और उनके जो सदस्य हैं, टीम मेंबर, उनसे निवेदन करूंगा कि वो सुरेंद्र जी का और गणपत जी का सम्मान प्रतीक भेंट करके सम्मान करें। जोरदार तालियों से एक बार फिर अभिनंदन करें इनका। मैं निवेदन करूंगा रामजी लाल जी कसवां से लिए हैं, उनका सम्मान प्रतीक देकर सम्मान करें। रामजी लाल जी कसवां। एक नाम और बताओ। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करूंगा संदीप जी से, संदीप जी कसवां, वो हमारे अतिथि प्रदीप जी सुथार जो जिला ब्यूरो जी न्यूज गंगानगर में कार्यरत हैं, उनका सम्मान प्रतीक देकर सम्मान करें। संदीप जी कसवां। एक नाम और अब मैं निवेदन करूंगा सुरेंद्र जी से कि वो रविंदर जांगीर जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, हमारे अतिथि थे, उनको भी सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित करना है। रविंदर जी से निवेदन करूंगा
कि वो मंच की तरफ आए। सुरेंद्र जी इनको सम्मान प्रतीक देकर इनका अभिनंदन करेंगे। इसके बाद मैं विजयपाल से निवेदन करूंगा कि मेरा संजय राउत नाम है, मेरा भी सम्मान 8 साल तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया भी है। अभी वर्तमान में वाइस प्रिंसिपल पद पर मैं कार्यरत हूँ। तो विजयपाल का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नाम बोल बस सीधा रखना, तो 5 मिनट बोलना। कौन? बस सीधा क्या नाम था? अब मैं निवेदन करूंगा बंसीधर जी से कि वो मंच पर आए और प्रेरणा के रूप में अपने शब्दों को मंच पर रखें। बंसीधर जी। स्वाध्याय पुस्तकालय द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथिगण, गांव से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, प्रिय विद्यार्थियों, गणपत सिंह जी के बोलने के बाद मुझ जैसे अदने से आदमी को अगर मंच पे बोलने का सौभाग्य मिलता है तो मैं सूरज को दीपक दिखलाने की नाकाम कोशिश करूंगा। शायद मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊं। सोशल मीडिया चूंकि एक सकारात्मक उपयोग में अगर हम लें तो बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है जुड़ने का। मैं काफी सालों से सर आपसे जुड़ा हुआ हूं। हो सकता है उम्र में मैं आपसे बड़ा हूं, लेकिन ज्ञान के मामले में मैं आपसे बहुत कुछ सीखता रहता हूं। इतिहास मेरा विषय है। मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ने के लिए नहीं बल्कि गढ़ने के लिए आपका अनुसरण करने के लिए अक्सर से कहा करता हूं। ये बात अगर आपके सामने मैं कहूं तो ये आपकी बड़ाई हो जाएगी, लेकिन ये वास्तविकता है। बाड़मेर जैसे क्षेत्र से भूगोल के विद्यार्थी समझ सकते हैं। आपने विषमताओं वाले राजस्थान के भौगोलिक वातावरण में पढ़ा होगा कि जैसलमेर बाड़मेर का क्षेत्र क्या था। ये एक दिगर बात है कि रिफाइनरी के बाद चीजें कुछ बदली हैं, लेकिन उस क्षेत्र से निकल करके, और मुझे इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहना नहीं चाहिए बल्कि मैं कह रहा हूं फिर भी, कि शेखावाटी क्षेत्र के उस एकाधिपत्य को तोड़ करके, और न केवल राजस्थान में बल्कि संपूर्ण भारत में इतिहास जगत में आपने जो नाम रोशन किया है, निश्चित रूप से आप युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत सारी बातें मैं आपकी यहाँ सुन रहा था। कुछ एक बातें मैं अप्रत्यक्ष रूप से 20-25 सालों से विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ हूं, और प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगी परीक्षार्थियों से मैं पिछले 11 साल से जुड़ा हुआ हूं। तो बताना चाहूंगा, एक सबसे बड़ी बात, आप कंटिन्यूटी जरूर रखें अपने अध्ययन में। पढ़ाई आपसे लगातार जुड़े रहने का एक डेडिकेशन मांगती है। अध्ययन एक वो चीज है, मैं अक्सर साधारण भाषा में विद्यार्थियों से यूं कहा करता हूं कि आपको एक रस्सी पकड़ा दी जाए किसी व्यक्ति के द्वारा और आपको कहा जाए कि आप इसको पकड़ते हुए चलिए, और इधर से वो उस रस्सी को या धागे को उधेड़ रहा हो और आप उसको लेकर के चल रहे हो, और अचानक अगर आपके हाथ से वो रस्सी या धागा छूट जाता है तो आप जहां खड़े हो वहां से वापिस उसको नहीं पकड़ सकते। वो रस्सी जो है वो लपेटे खाती हुई वापिस कई दूर तक पीछे चली जाती है और आपको कई दूर वापिस जाकर के उस रस्सी को लाना होता है। ठीक वही बात पढ़ाई के लिए है। अगर आपने कंटिन्यूटी छोड़ दी तो आपको 10-12 दिन पीछे जाकर के जो है वो पढ़ाई को वापिस लाना होगा। दीपावली आती है, त्योहार आते हैं, लेकिन आप लक्ष्मी पूजन के साथ साथ सरस्वती पूजन को जो है वो जारी रखें। और जैसा कि गणपत जी बता रहे थे,
सरस्वती कभी किसी का ऋण नहीं रखती। जो विद्यार्थी नियमित रूप से परीक्षा के लिए तैयारी से जुड़ा हुआ रहा है, उसे एक न एक दिन सफलता जरूर मिली है। हो सकता है हमारे चारों ओर का वातावरण, देखिए विद्यार्थियों में पॉजिटिविटी में विश्वास रखता हूं, आप सकारात्मक चीजों को लीजिए। लाइब्रेरी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं 2010 में मेरा जयपुर जाना हुआ था, राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने वहां लाइब्रेरी देखी थी। उस दिन मेरे ये ख्याल आया था कि हम भी छोटे छोटे गांवों में ऐसे सिस्टम करें। 2014 में सावा में एक छोटा सा सिस्टम शुरू किया। बहुत सारे चैलेंजेस थे, लोगों ने कहा ये चीजें सफल नहीं हो पाती गांव में। आज 10 से प्लस लाइब्रेरी हैं और छोटे छोटे गांव में लाइब्रेरी हैं। खुशी होती है ये बात कि उस समय की समस्याएं और आज जो है वो समाधान के रूप में, विकल्प के रूप में उभर करके आ रही हैं। लेकिन एक चीज जो अभी भी हमें जरूरत है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, केवल भौतिक वातावरण नहीं बल्कि हमें सामाजिक वातावरण को भी थोड़ा ठीक करना होगा। प्रोग्रेस करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे एनर्जेटिक पॉजिटिव बूस्टअप हैं, लेकिन नेगेटिव ऑब्स्टेकल्स भी बहुत सारी हैं। समाज के हमारे मिथक लड़कियों को, लड़कों को असफलता पे जो कमेंट मारते हैं ना, वो उनको अंदर तक घर कर जाते हैं। मैं जुड़ा हुआ रहता हूं, एक एक चीज मैंने प्रत्यक्ष अनुभव की है। जिस विद्यार्थी का चयन नहीं होता, उस विद्यार्थी के घर वाले दिन में चर्चा करें ना करें, वो जब खाना खाने बैठता है या खाना खाने बैठती है तो उसकी मम्मी या पापा थाली आके देखे और उसको यूं कहते हैं, ले खा ले, फलाणियों तो गयो तेरो तो बेरो को नहीं कर दो वो। और जी को सहकार हुआ नहीं, वो भी बच्चे के गले तक खानों को नहीं उतरन दे। ये बात आपके नजरों में सामान्य हो सकती है। और प्रेरणा की जब बात आए, मोटिवेशन की बात आए, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें। हाँ, एक मोटिवेशन जो यहाँ आपको नकारात्मक देता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप कोई और कहता है तो यही बात नकारात्मक लगती होगी, लेकिन आपके लिए सकारात्मक भी हो सकती है कि अपने घर, परिवार, समाज में, रिश्तेदारी में अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है ना, तो उससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में कहीं नहीं बना। आपके दिलो दिमाग में भी ये चीज और हमेशा रखें। आप केवल एक आध दिन के लिए बाइक की जो स्पीडोमीटर का जो मीटर है उसको बढ़ाएं, आप ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए, वक्त जवाब देना चाहिए। जैसा कि राजपुरोहित जी बता रहे थे, राजस्थान की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा प्रशासनिक सेवा का परिणाम आया है। मैं अभी सुबह सोशल मीडिया पे देख रहा था, नागौर का एक लड़का है, ट्रेनी एसआई, जो सबसे विवादित भर्ती रही है, उसमें वो एसआई की ट्रेनिंग में था। उसने लिखा, उसने बताया कि मेरा एसआई में सिलेक्शन हो गया, बाद में भर्ती विवादों में आ गई, तो न केवल मुझे बल्कि घर वालों को भी ताने सुनने पड़ते थे, क्योंकि वो भर्ती बड़ी विवादों में रही थी। और मुझे ये लगता था कि ये मेरे ऊपर लगा हुआ कलंक पता नहीं कब मिटेगा। और उसकी कल घोषित परीक्षा में, जहां तक मुझे याद है, टॉप 10 में उसका सिलेक्शन हुआ है आरएएस में। वक्त ने उसका बात का जवाब दे दिया, और वही लोग जो उस पर फब्तियां कसते थे आज उसे सलाम कर रहे हैं। तो आपका जो नकारात्मक माहौल है उसको पॉजिटिविटी में बदलें, अध्ययनशील बने रहें। और स्टडी लाइफ में जो स्कूल और कॉलेज हैं उसमें आप अपने अध्ययन के प्रति सकारात्मक रहें। देखा जाता है, गणपत जी आपसे छुपा हुआ नहीं है, कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बड़ी विडंबना की बात है, ये डिफेंस नहीं कर पाते साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में। कई बच्चों को ये पूछा जाता है कि तेरे पास सब्जेक्ट क्या है, बीए में, स्नातक में सब्जेक्ट क्या है, वो बता नहीं पाते ढंग से। 1 वीक सीरीज का जमाना, 1 डे सीरीज, और यहां तक कहूं 1 नाइट सीरीज पे आके रुक गया। पहले दिन 7 प्रश्न आते हैं, वो पढ़ करके दूसरे दिन पेपर दे आते हैं, पास हो जाते हैं। तो इन चीजों से बचें। रेगुलर स्टडी आप करें कॉलेज और विद्यालय जीवन में। और बहुत अच्छा लगा, एक छोटे से गांव में इस प्रकार का माहौल स्वाध्याय पुस्तकालय की तरफ से दिया जा रहा है। आने वाले समय में यहीं से जो है वो बहुत सारे गणपत सिंह राजपुरोहित निकलेंगे। मुझे समय दिया, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं बुलाना चाहूंगा पूजा कुमारी को, डॉक्टर ऑफ राकेश, पूजा डॉक्टर ऑफ राकेश, वो मंच पर आए और अपना सम्मान प्रतीक ग्रहण करें। गवर्नमेंट स्कूल से बेस्ट स्टूडेंट के रूप में इसका नाम वो दिया गया है, तो एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करें।
ठीक है समापन करते पहले कॉमन करते समापन की घोषणा करते जी कहना है सम कॉमन फुटबॉल है सारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर से समस्त विद्यार्थियों का एक माइंड फोटो क्रांति समस्त विद्यार्थियों, अभिभावकों, ग्रामीण सज्जनों का हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी और इतने ध्यानपूर्वक सभी बातों को सुना। और सबसे ज्यादा जो हार्दिक आभार है वो मैं हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि दोनों का करना चाहूंगा, जो अपने इतने व्यस्त समय में से हमारे लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए इतनी दूर से चलकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए। तो उनका मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और जोरदार एक बार तालियों से इनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। तो आज के इस वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह जो स्वाध्याय पुस्तकालय द्वारा आयोजित किया गया, तो समस्त जो इसके संचालक हैं, खासकर विजय पाल और उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और इतने अच्छे तरीके से इस मुकाम पर पहुंचाया। तो इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करना चाहता हूं। तो जय हिंद, जय भारत। अब मैं जो बच्चे सम्मानित होकर यहाँ से गए हैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार मंच की तरफ आ जाएं, एक ग्रुप फोटो उनके साथ करवानी है। जो मेडल आपको मिला है वो गले में पहनकर आप एक बार सारे यहाँ आ जाएं। जो सम्मान प्रतीक और मेडल आपको मिला है तो वो सारे एक बार ग्रुप फोटो गणपत जी और सुरेंद्र जी के साथ हम करवाएंगे। तो सारे एक बार इधर आ जाए। बस संजय और भी बोल दे कोई आजो बेटे सारे जो सम्मानित होकर यहाँ से गए हैं